में बताऊंगा। देखो देखिए एलसीएम में मतलब एलसीएम का मतलब ये होता है कि यदि किसी चीज का एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन कॉमन फैक्टरों को देखेंगे, यानी कॉमन संख्या हो जो दोनों में कॉमन हो, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं आ रहा है उन्हें भी ले लिया जाता है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो है केवल कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं, यानी मासा में कॉमन फैक्टर और लासा में कॉमन के साथ साथ जो शेष बचे होते हैं वो भी ले लिए जाते हैं। जैसे कि दो संख्याएं हैं, इन दोनों का हमसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 ले लेते हैं। 6 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर करते हैं। 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी इसके फैक्टर निकल के आए 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही अब हमारी 20 संख्या है। अब 20 को तोड़ो जरा। 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों के एलसीएम ले रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा, पहले सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, तो 2 यहां भी आ रहा है और 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उन्हें भी ले लो। जैसे यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है तो 3 ले लिया। यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 ले लिया। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। इस प्रकार हमारा लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात करें, यानी मासा HCF। तो मासा में केवल और केवल कॉमन फैक्टर देखा जाता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है केवल, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। तो एक चीज आपने सीखी कि लासा में हम जो है कॉमन लेते हैं और कॉमन के साथ साथ जो है शेष जो बचा होता है वो भी ले लेते हैं। जबकि मासा में जो होता है वो क्या होता है, दोनों में कॉमन देखा जाता है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से पूर्णांकों का वर्ग इतना इतना सिद्ध होता है। तो आज हम नए सवाल पे आते हैं। देखिए नया सवाल आपका क्या है, देखो सवाल आपका क्या कह रहा है। देखिए 4 सवाल रहा, तो वरना आप समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका √3, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपका √2, तीसरा क्वेश्चन है √5 और चौथा क्वेश्चन है √7। सवाल कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है √3 सिद्ध करो या टीपीटी करो। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी तो मैं इन तीनों सवाल को रफ कर दे रहा हूं। पहले एक सवाल समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं आपको पहले अपरिमेय संख्या के बारे में बता दूं। देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 1/2 है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। साथ ही साथ हमारी एक शर्त होती है, यदि P का P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। P तो 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये अपरिमेय संख्या की शर्त होती है। यदि कोई संख्या 0 के बराबर है, अगर हर जो है पीछे वाला पद 0 के बराबर है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन भी यही होती है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। P तो 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं होता। ये अपरिमेय संख्या की शर्त होती है। तो अब हम सवाल पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसके उल्टे चलेंगे, यानी विपरीत। मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या होगी तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। देखो जरा, √3 बराबर P/Q। ठीक है, वर्ग करो दोनों तरफ वर्ग। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा और यहाँ पर P/Q का स्क्वायर कर दिया जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पर P²/Q² आएगा। P² का मान निकालो, P² बराबर आ जाएगा 3Q²। अब आपकी यहाँ में एक कंडीशन बन गई।
अब इस कंडीशन के आधार पर हम लिख सकते हैं, चूंकि 3 क्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। क्यों करता है? क्योंकि 3 गुणांक में है क्यू स्क्वायर के, इसका मतलब 3 गुणांक में है क्यू स्क्वायर के, तो क्यू स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या आ रही हो वो 3 से कट जाएगी, तो इसलिए 3 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, और जब 3 क्यू को विभाजित कर रहा है तो 3 जो है वो पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर के बराबर है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसे कंडीशन नंबर 1 मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक नया कांस्टेंट ले लिया मैंने, क्या, पी स्क्वायर बराबर 3n, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई एक नया कांस्टेंट, क्योंकि मैंने एक को तो सिद्ध कर दिया कि क्यू स्क्वायर विभाजित है, लेकिन पी स्क्वायर विभाजित है नहीं है उसे भी देखना पड़ेगा। देखो दोनों तरफ वर्ग, यानी मैंने क्या करा, पी बराबर ले लिया क्यू है, दोनों तरफ फिर वर्ग करना जरा, दोनों तरफ वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9n स्क्वायर, इसे कंडीशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। जरा समीकरण 1 की एलएचएस और समीकरण 2 की एलएचएस देखो, दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों की कर दी तुलना, समीकरण 1 व 2 से करो जरा, 3q स्क्वायर बराबर आ जाएगा, हो जाएगा 9n स्क्वायर, 3 से 9 को काटेंगे, 3 3 9, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया, 3n स्क्वायर, तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3n स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 क्या होगा, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए √3 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब 3 परिमेय संख्या हो रही है तो विभाजित कर रही है, तो 3 का उल्टा क्या होगा, √3 हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, वो विभाजित नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर, यानी जो √3 वाला था वो तो करने की करा ही दिया मैंने, अब √2 और √7 ये 2 क्वेश्चन आप लोग करना खुद, ठीक है। √2 और √7 वाला क्वेश्चन जो है आप लोग करना, इसे भी इसी तरीके से करना है जैसे जे कराया मैं तो इसी क्वेश्चन में कर दूंगा, अगर मैं √3 की जगह पे √7 कर दूं तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। देखिए 5 - 2√3 एक नया सवाल है आपका, पिछली बार आया हुआ है पेपर में, ये सवाल है, इसमें बसाया प्लस दिया हुआ था वहां पर, 5 + 2√3, तो हमने क्या करा, इसे भी वैसे ही करेंगे, मान लेंगे कि माना 5 - 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो देखो जरा, 5 - 2√3 बराबर p/q, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 5 ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, p/q जो है प्लस का है, इधर उठा के लेके आए माइनस का हो गया, 2√3 माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करो, लासा ले ले, q की गुणा 5 से करोगे 5q माइनस p एकम p और बटे में q बराबर 2√3, हमें किसका मान निकालना है, √3 का मान निकालना है, तो √3 बराबर क्या आएगा, ये 2 बटे में गुणा में ले जाओ, तो 5q माइनस p बटे 2q, एक कंडीशन मिल गई हमें, मान मिल गया है √3 का। अब लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि क्या, आपको लिखना पड़ेगा कि p/q, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q तो परिमेय संख्या होती है, इसलिए 5q माइनस p अपॉन 2q भी एक परिमेय संख्या होगी,
परमेय संख्या होगी। अच्छा, जब ये परमेय संख्या पूरी है, ये है तो √3 के बराबर, तो इसलिए √3 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। होगी नहीं होगी? लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या थी, एक अपरमेय संख्या थी, थोड़ी देर पहले भी सिद्ध किया। तो हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, इसलिए विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब होता है हमें पहले से आभास था कि ये √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। विरोधाभास से क्या है, से √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरमेय संख्या है तो इसलिए क्या ये पूरी संख्या अपरमेय संख्या नहीं होगी? तो इसलिए 5q माइनस p/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब ये एक अपरमेय संख्या होगी तो इसलिए 5 माइनस 2√3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि इससे ये मिला है, इससे ये मिला है और इससे ये मिला है, लौट करके आपस तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारी ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सेम सवाल पिछले सवाल की तरह ही था। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बस केवल इतना चेंज करा है कि यहाँ पर हमने जो है √3 का मान निकाल लिया। इसकी तरह अगर कोई भी सवाल आए आपका, रूट वाले के मान निकाल लो, रूट की वैल्यू निकाल लो। अगर रूट वाले की वैल्यू आप निकाल लोगे, आप सवाल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट आगे बताऊंगा। देखिए, अब शांत और अशांत इसका लास्ट टॉपिक है। शांत और अशांत दशमलव में क्या होता है? देखिए, शांत और अशांत दशमलव में क्या होगा, कोई अगर आपको संख्या दी है और आपसे कहेगा कि ये शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में। आपने कक्षा 8 में भी किए होंगे, उस समय आपने जब किए होंगे सवाल, तो उसमें आपने भाग करके किया होगा। भाग करते थे, अगर कोई संख्या कट रही है तो वो पॉइंट के बाद तो वो शांत हो गई, और पॉइंट के बाद अगर नहीं कट रही है तो वो अशांत हो जाएगी। ये तो होता है। लेकिन अब हम जो है इसे फॉर्मूले बेस पे करेंगे, तो हम कह सकते हैं शांत दशमलव क्या होते हैं, ये वे संख्याएं हैं जिनका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होता है। यानी जिसके हर में 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। और अशांत क्या होते हैं, जिनमें 2 की घात m और 5 की घात n तो आ ही रही है, साथ ही साथ उसके अलावा कोई और संख्या आ जाए, या 2 की घात m आ रही है लेकिन 5 की घात n नहीं आ रही है। ठीक है, या 5 की घात n तो आ रही है लेकिन 2 की घात m नहीं आ रही है, तो वो अशांत दशमलव कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दो संख्या के अलावा तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो वो आपका अशांत दशमलव कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं, देखिए एक सवाल है 37/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4। आपसे कह रहा है ये शांत है या अशांत? तो ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि, या ले सकते हो क्योंकि हर में 2 की घात m लिख लो इंटू 5 की घात n का रूप है, इसलिए क्या होगी, शांत होगी। शांत दशमलव में ठीक है। अगर अशांत की बात करें तो देखो, अशांत की एक बात कर ले रहे हैं, एक अशांत ले ले रहे हैं। जैसे हमारा एक सवाल है अशांत में, अशांत वाला ले ले रहा हूं। 779 है बटे 6 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। देखिए इसे लिख सकते हैं हम 779 बटे 6 को लिख सकता हूँ, ये बात नहीं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की घात 2, अरे 3 दूनी 6 और घात 2 है तो घात 2 इंटू 5 की घात 3। और सॉल्व करो इसे, 779 बटे 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब आप देख सकते हैं इस हर में 5 की घात n भी आ रही है, 2 की घात n भी आ रही है,
लेकिन क्या 3 की घात आनी चाहिए थी? नहीं आनी चाहिए थी। हमने आपसे कहा था कि 5 और 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आए, तो यहाँ पर 3 की घात आ रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। तो अब आपको पता लग गया कि शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसमें हर में 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा अन्य कोई संख्या ना आए, केवल यही 2 संख्या आए, ठीक है। और अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसमें 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा अन्य कोई संख्या आ रही है, या इन दोनों को में से एक संख्या आ रही है, तो वो अशांत दशमलव कहलाएगी। शर्त एक ही याद रखनी है, दोनों ही आनी चाहिए अथवा दोनों इसके अलावा कोई और संख्या ना आए। तो शांत और अशांत में डिफरेंट आपको मालूम पड़ गया। एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इसके अलावा जैसे 2 से 3 को काटो जरा, या सॉरी ऐसा करो 3 से काटो 18 को 20 को काटा जाए, 3 से 20 को 3 छक 18 होते हैं, कितने बचे? 2 बचे। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 3 छक 18। तो क्या हमारी संख्या 20 कट जाएगी 3 से? नहीं कटेगी ना। तो ये संख्या पॉइंट के बाद रिपीट होती चली आ रही है, पॉइंट 6 6 6 6 अनंत तक चलती आ रही है। तो इसका मतलब ये आवृत्ति किसकी होगी? अशांत आवृत्ति। ये अशांत आवृत्ति हो गई हमारी। और शांत आवृत्ति कब होती? जब मैं 2 से 10 को भाग दूं, मान लो 2 से 10 को ना 2 से 13 को भाग दे रहा हूं, तो 2 छंग 12 होते हैं, 13 में से 12 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। देखो संख्या कट गई, पॉइंट के बाद एक ही स्थान पर संख्या कट गई हमारी। तो पॉइंट के बाद अगर संख्या कट गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, और ये हमारा अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार शांत और अशांत में डिफरेंट मालूम पड़ गया। शांत और अशांत की डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको, और शांत अशांत में आपको तरीका मालूम भी पड़ गया क्या डिफरेंट है। और ये बात क्या रखना, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली बार बताऊंगा मैं।